नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दी शानदार और मेरा नाम है राहुल। जैसा कि हम लोग डेली 50 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव क्लियर करते हैं, तो आज 50 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग को होगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है, द अर्थिंग इलेक्ट्रोड शुड बी प्लेस्ड विद इन अ डिस्टेंस ऑफ, खाली स्पेस है, मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग हुज इंस्टॉलेशन सिस्टम इज बीइंग अर्थड। बोल रहा है इसमें कि अर्थिंग इलेक्ट्रोड कितना डिस्टेंस पे हम लोग इंस्टॉल करेंगे। किससे डिस्टेंस मापना है? तो किसी बिल्डिंग के इंस्टॉलेशन सिस्टम का जो अर्थिंग दिया हुआ है उससे, यानी सिंपली ऐसे समझिए कि दो अर्थिंग सिस्टम के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1.5 मीटर। नेक्स्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड इन पाइप अर्थिंग शुड नॉट बी लेस देन इलेक्ट्रोड लेंथ। देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स पाइप अर्थिंग के लिए, यानी अर्थिंग सिस्टम जो बनाया जाता है वो पाइप से बनाया जाता है, तब दो इलेक्ट्रोड के सिस्टम के बीच का डिस्टेंस कितना मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो इसका हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी इलेक्ट्रोड के लेंथ से, यानी पाइप का लेंथ अगर 5 मीटर हो तो दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 10 मीटर होना चाहिए। यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू BIS रूल द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इलेक्ट्रोड शुड बी मेजर्ड इन वेदर, यानी कौन से मौसम में मापा जाता है अर्थ इलेक्ट्रोड का जो रेजिस्टेंस होता है वो, अकॉर्डिंग टू BIS यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो इसका हो जाएगा ड्राई। जैसा कि इलेक्ट्रोड का अगर रेजिस्टेंस हम लोग वेट वाला वेदर में मापेंगे तो उस टाइम रेजिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इसलिए ड्राई वाला में एक्चुअल में जो वैल्यू होना चाहिए वो ड्राई वेदर में ही पता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ रेजिस्टेंस शुड बी। देखिए, पिछला क्वेश्चन में हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में कि अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है, तो 0 था पोटेंशियल, रेजिस्टेंस भी अप्रॉक्सीमेटली 0 ही माना जाता है, ये याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड पिन इन 3 पिन प्लग इज प्रोवाइडेड सो एज टू। देखिए, आप लोग पिन देखे होंगे जिसमें सॉकेट आउटलेट में हम लोग पिन के द्वारा, या जिसको हम लोग प्लग सिंपली बोलते हैं, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई लेते हैं। तो उसमें जो तीसरा पिन होता है, जो मोटा होता है और थोड़ा बड़ा होता है, वो किस लिए दिया हुआ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोवाइड एन अर्थ कनेक्शन। इसका काम होता है अर्थ को कनेक्ट करना। अर्थ को कनेक्ट करने से फ़ायदा ये होता है कि अगर कहीं सर्किट में या डिवाइस में फॉल्ट होगा तो फॉल्ट करंट कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा उस 3 पिन के माध्यम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूपिन सिस्टम फॉर वायरिंग इज जनरली एम्प्लॉयड इन। देखिए, वायरिंग करने का 2 सिस्टम हमने बताया था, एक लूपिन और एक ज्वाइंट बॉक्स सिस्टम। तो लूपिन सिस्टम वायरिंग इज जनरली एम्प्लॉयड। लूपिंग सिस्टम कहाँ पे होता है? तो ये जनरली डोमेस्टिक वायरिंग में होता है, क्योंकि इसमें फॉल्ट कम होते हैं और ये सस्ता होता है। ज्वाइंट बॉक्स में ज्वाइंट बॉक्स का संख्या ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से वो वाला वायरिंग महंगा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NE कोड न्यूट्रल वायर इज ऑफ कलर। तो कौन सा कलर का होता है न्यूट्रल वायर का? NE कोड यानी नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अकॉर्डिंग जो न्यूट्रल वायर है उसका कलर कैसा होता है? तो इसका कलर ब्लैक होता है। थोड़ा सा समझ लीजिए कि कलर वाला मामला क्या है। देखिए, ये रहा कलर वाला, टोटल का टोटल। एक ओल्ड था इंडियन कलर कोड ओल्ड के अकॉर्डिंग और इंडियन कलर कोड न्यू के अकॉर्डिंग। सबसे पहले सिंगल फेज लाइन के लिए, सिंगल फेज लाइन के लिए ओल्ड में कैसा कलर था? तो रेड कलर था, और न्यू में देख सकते हैं कलर का रंग। सिंगल फेज न्यूट्रल के लिए ध्यान रखिएगा, न्यूट्रल के लिए, सिंगल फेज न्यूट्रल के लिए, सिंगल फेज के लिए बात कर रहे हैं हम। सिंगल फेज न्यूट्रल के लिए ओल्ड के अकॉर्डिंग ब्लैक था, लेकिन न्यू के अकॉर्डिंग, न्यू इंडियन कलर कोड के अकॉर्डिंग देख लीजिए किस कलर का है। सिंगल फेज प्रोटेक्टिव ग्राउंड या अर्थ, अर्थ के लिए दोनों में सेम है, ग्रीन कलर का। ये सिंगल फेज के लिए था, याद रखिएगा, ये सिंगल फेज के लिए था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 3 फेज लाइन के लिए। तो 3 फेज में जैसा कि हम लोग जानते हैं RYB होता है। देखिए उसका कलर क्या होता है। सिंगल फेज में फर्स्ट लाइन के लिए रेड, सेकेंड लाइन के लिए येलो और थर्ड लाइन के लिए बी यानी ब्लू। ये तो तीनों मिल गया। और न्यूट्रल के लिए इसमें भी ब्लैक ही है, याद रखिएगा, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। 3 फेज के लिए ब्लैक ही है, लेकिन सिंगल फेज के लिए आप देख सकते हैं कि जो ये लाइन वाला सिस्टम है वो चेंज हो गया है। 3 फेज प्रोटेक्टिव अर्थ, 3 फेज के लिए अर्थ के लिए कौन सा कलर है? अब देखिए
ग्रीन वाला में हल्का येलो को मिक्स किया गया है। तो ये था कलर कोड न्यू के और ओल्ड वाला अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विच बोर्ड आर टू बी फिक्स्ड एट ए हाइट ऑफ। स्विच बोर्ड कितना हाइट पे इंस्टॉल किया जाता था? इसका आंसर हो जाएगा ए 1.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम हाइट ऑफ लैंप फ्रॉम ग्राउंड लेवल शुड बी। लैंप का यानी जो बल्ब इंस्टॉल करते हैं घर में वो कितना हाइट पर होता है, उसका मिनिमम हाइट कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा बी 1.5 मीटर, ये भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम हाइट ऑफ सेलिंग फैन फ्रॉम द फ्लोर शुड बी। बोल रहा है कि सेलिंग फैन यानी जो ऊपर छत से लटका होता है फैन, उस फैन का ग्राउंड लेवल से हाइट कितना होना चाहिए या फ्लोर लेवल से हाइट कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी 2.5 मीटर। देखिए ये जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफर करता है कहीं कहीं पे, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुनना होगा। एक बात और, जो सेलिंग फैन का हाइट होता है वो ऊपर से यानी सेलिंग से 0.5 मीटर नीचे होता है, तो ये बात भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेलोजन लैंप आर यूजफुल फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ। हेलोजन लैंप इल्यूमिनेशन के लिए कहाँ पे यूजफुल होता है? ऑप्शन में है एयरपोर्ट, पार्क एंड लार्ज गार्डन, सी में है प्लेइंग फील्ड, डी में है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सबसे पहले हेलोजन लैंप के बारे में समझिए। तो हेलोजन लैंप होता है वो लार्ज मात्रा में लाइट को प्रोड्यूस करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम वेपर लैंप आर यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन ऑफ। सोडियम वेपर लैंप इल्यूमिनेशन के लिए यूज होता है, वो कहाँ पे होता है? तो देखिए स्ट्रीट एंड हाईवे, रेल यार्ड, स्टोरेज यार्ड, पार्क्स, ऑल ऑफ द अबव, यानी इसका भी आंसर हो जाएगा डी। सोडियम वेपर जो लैंप होता है ये भी लाइट लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करता है। एक बात और, क्वेश्चन आता है कि सोडियम वेपर लैंप कैसा लाइट प्रोड्यूस करता है? तो इसका जो कलर होता है वो येलो प्रोड्यूस करता है, तो याद रखिएगा कैसा कलर प्रोड्यूस करता है? येलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लोरोसेंट ट्यूब इन कंपेरिजन टू टंगस्टन फिलामेंट लैंप हैज एडवांटेज ऑफ। फ्लोरोसेंट ट्यूब का एडवांटेज क्या है टंगस्टन फिलामेंट लैंप की तुलना में? तो इसका आंसर हो जाएगा बी लॉन्गर लाइफ, यानी जो टंगस्टन फिलामेंट होता है उसका लाइफ कम होता है और फ्लोरोसेंट ट्यूब का लाइफ ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट में बी रिड्यूस्ड बाय। सबसे पहले समझिए स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट होता क्या है। तो आप लोग घर में देखे होंगे कि फ़ैन अगर जितना स्पीड से चल रहा है तो आपको एक उल्टा डायरेक्शन में, यानी जिस डायरेक्शन में फैन चल रहा है उसके उल्टा डायरेक्शन में कम स्पीड से उसका फैन घूमता हुआ दिखाई देगा। तो ये जो इफेक्ट है उसी इफेक्ट को बोलते हैं स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। अब ये होता क्यों है? तो इसका होने का कारण होता है लाइट, वहाँ पे लाइट कैसा है, तो इसी चीज़ को बोल रहा है कि ये कैसे रिड्यूस्ड किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब समझिए कौन कौन सा है। सी में क्या है? बोथ ऑफ द अबव। देखिए कौन कौन सा अबव है। कनेक्टिंग ए कैपेसिटर इन सीरीज विथ वन ट्यूब हैविंग सेट ऑफ टू ट्यूब। बोल रहा है कि कैपेसिटर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है सीरीज में विथ वन ट्यूब हैविंग सेट ऑफ टू ट्यूब, यानी दो ट्यूब आपस में कनेक्ट जल रहे हैं तो उसमें से एक ट्यूब के साथ सीरीज में क्या करना है? कैपेसिटर को कनेक्ट करना है। और नेक्स्ट है बी में बाय कनेक्टिंग टू ट्यूब्स इन डिफरेंट फेजेज। या सिंपली ये कर सकते हैं कि टू ट्यूब्स में से एक को अलग फेज में और एक को अलग फेज में कनेक्ट कर दें, तब भी तो ये क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब में भी अकाउंट ऑफ। ब्लिंकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब, आप लोग देखे होंगे कि अगर फ्लोरोसेंट ट्यूब या जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं वो वाला ऑपरेट हो रहा है तो वो ब्लिंकिंग करता है, यानी जलता है कभी बुझता है। ये क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लो सर्किट वोल्टेज, लो कॉन्टैक्ट, डिफेक्टिव स्टार्टर, यानी ऑफ द अबव, यानी कोई आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए फ्लोरोसेंट ट्यूब इफ ओनली द एंड ऑफ ट्यूब रिमेन लाइटेड इट इंडिकेट दैट। आप लोग देखे होंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब में कभी कभी दोनों एंड पे सिर्फ जलता हुआ रहता है और बाकी पूरा ट्यूब नहीं जलता, ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्टर इज शॉर्ट सर्किटेड, यानी जो स्टार्टर उसमें लगा हुआ होता है वो वाला शॉर्ट सर्किट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेलियर ऑफ लैंप टू लाइट मे बी ड्यू टू। बोल रहा है कि लैंप लाइट प्रोड्यूस करने से फेल कर जाता है, क्यों? तो इसका आंसर होगा डिफेक्टिव स्टार्टर, डिफेक्टिव चॉक, डिफेक्टिव एंड लूज होल्डर, ये कोई भी हो सकता है, डी एनी ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लिंकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब में बी रिमूव्ड। अभी अभी हमने बताया कि ब्लिंकिंग क्यों होता है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन था ब्लिंकिंग ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब में बी ऑन अकाउंट ऑफ, तो इसका आंसर डी था ऑल ऑफ द एबव। अब बोल रहा है कि इसको दूर कैसे किया जाएगा, तो रिप्लेसमेंट ऑफ स्टार्टर, चेक ऑफ ऑल कनेक्शन, चेंज ऑफ बैलास्ट टैपिंग, डी एनी ऑफ द एबव, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग दूर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैम्प दैट कैन नॉट सस्टेन मच वोल्टेज फ्लैक्चुएशन। कौन सा
लैम्प ज़्यादा वोल्टेज फ्लैक्चुएशन को नहीं सस्टेन करेगा, यानी वोल्टेज वैरी जो कर रहा है वो ज़्यादा नहीं सस्टेन करेगा। तो देखिए जो ये ऑप्शन है सोडियम वेपर लैम्प, मरकरी वेपर लैम्प और मरकरी आयोडाइड लैम्प, इसमें सभी में स्टार्टर लगे होते हैं, वो वोल्टेज के फ्लैक्चुएशन को सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन इनकैंडेसेंट लैम्प में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प यू विल रिकमेंड फॉर किचन टू ए पुअर मैन, यानी गरीब आदमी के लिए कौन सा लैम्प को आप प्रीफर करने के लिए रिकमेंड करेंगे। तो जो सस्ता होगा, गरीब आदमी के लिए सस्ता ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनकैंडेसेंट लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डायरेक्ट लाइटिंग स्कीम इज मोस्ट इफिशियंट बट लाइएबल टू कॉज। बोल रहा है डायरेक्ट लाइटिंग जो होता है, देखिए लाइटिंग सिस्टम 4 प्रकार से जनरली किए जाते हैं, डायरेक्ट लाइटिंग, सेमी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सेमी इनडायरेक्ट। तो बोल रहा है कि जो उसमें डायरेक्ट लाइटिंग है वो मोस्ट इफिशियंट होता है बट लाइएबल टू कॉज, यानी इसका यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? बोल रहा है ग्लेयर की वजह से, मोनोटोनी की वजह से, हार्ड शैडो की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ग्लेयर ज़्यादा होता है और हार्ड शैडो बनाता है, क्योंकि डायरेक्ट लाइटिंग में जो लाइट होता है वो डायरेक्ट सरफेस पे पड़ता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ ए और ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड डोमेस्टिक एसी सप्लाई वोल्टेज इन इंडिया। देखिए यहाँ पे स्टैंडर्ड बोल रहा है, स्टैंडर्ड जो वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है, लेकिन एक्चुअल में घरों तक आता कितना है, तो 230 वोल्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, स्टैंडर्ड वोल्टेज कितना है, 240 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल वे ऑफ प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई टू ए मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बाय मीन्स ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा राइजिंग मैन। देखिए अब ये राइजिंग मैन क्या होता है, तो यहाँ पे बोल रहा है मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, यानी बहुमंजिला हो, जिसको बोलते हैं कि 10 मंजिला हो, 20 मंजिला हो, तो ऐसे बिल्डिंग में इलेक्ट्रिक सप्लाई कैसे दिया जाएगा। तो हम लोग पढ़े हैं सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए, डबल स्टोरेज बिल्डिंग के लिए कि उसमें सर्विस मेंस कैसे कनेक्ट किया जाएगा, लेकिन मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग के लिए नहीं पढ़े हैं। तो मल्टी स्टोरेज के लिए राइजिंग मेंस का यूज किया जाता है, यानी हर एक स्टोरेज पे टैपिंग फिक्स किया हुआ था, यानी सप्लाई तो नीचे से ही जाएगा, लेकिन हर एक स्टोरेज पे टैपिंग फिक्स किया होता है, और हर एक बिल्डिंग का जो स्टोरी है यानी सब मंजिल में एक एक कनेक्शन के लिए वहाँ पे टैप किया हुआ रहता है। तो इसका हो जाएगा राइजिंग मेंस, यानी ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन इज मोस्टली वाई। इंडिया में हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओवरहेड सिस्टम के द्वारा, ए के द्वारा। मेनली इंडिया में जो होता है वो ओवरहेड सिस्टम के द्वारा हाई वोल्टेज का ट्रांसमिशन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय एसी केबल। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एसी केबल बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ट्रांसमिशन ऑफ पावर बाय एसी केबल इज इम्पॉसिबल बियॉन्ड बोल, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 से 60 किलोमीटर। मैक्सिमम जो एसी केबल के द्वारा यानी केबल के द्वारा जो ट्रांसमिशन होता है मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट नॉर्मली यूज्ड। बोल रहा है कि कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जनरली नहीं यूज होता है, तो 3 फेज 3 वायर होता है, 3 फेज 4 वायर भी होता है, सिंगल फेज 3 वायर नहीं होता है। अगर सिंगल फेज है तो 2 वायर यूज होता है, तो जैसा कि आप डी में देख रहे हैं सिंगल फेज 2 वायर, ये भी यूज होता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम परमिसिबल स्पान विथ वुडन पॉल। 2 वुडन पॉल के बीच कितना डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, तो इसका आंसर होगा सी, यानी 50 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द वुडन पोल फ्रॉम द एक्शन ऑफ टर्मिट्स इटीसी इट इज़ नेसेसरी टू ट्रीट देम विथ। तो देखिए वुडन पोल को बचाने के लिए क्रियोसाइट ऑयल का लेप किया जाता है उस पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सपोर्ट फॉर ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन हैज़ द लिस्ट लाइफ, यानी सबसे कम लाइफ किसका होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं किसका होगा, वुडन पोल का आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग मटेरियल फॉर लाइन कंडक्टर। सारे मटेरियल को कंसिडर कीजिए, पूछ रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर और ऑफ दियर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बोल रहा है कि कंडक्टिविटी घटते क्रम में कौन सा सीक्वेंस सही है, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस होता है हार्ड ड्रॉन कॉपर का, फिर कैडमियम कॉपर का, फिर एल्युमिनियम का, और लास्ट में कौन बचा, गैल्वेनाइज्ड स्टील, यानी 1 2 3 4, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर इज यूजुअली यूज्ड एज। गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर का यूजुअली कहाँ पे यूज किया जाता है, तो हमने पहले भी बताया है, स्टे वायर के रूप में, अर्थ वायर के रूप में, या स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन ए लाइन कंडक्टर ऑफ एन ओवरहेड सप्लाई लाइन ब्रेक डाउन एंड टचेज द अर्थ। बोल रहा है कि क्या होगा यदि कंडक्टर टूट के और अर्थ पे टच कर जाए,
तो इसका आंसर हो जाएगा करंट विल फ्लो टू द अर्थ, यानी करंट कहाँ से फ्लो करने लगेगा, अर्थ से। ध्यान रखिएगा, अर्थ से ऐसा नहीं है कि एक जगह से फ्लो करके दूसरा जगह अर्थ में निकल जाएगा, ऐसा नहीं है, डायरेक्टली वो अर्थ में ग्राउंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूजेज। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन क्या यूज करता है, तो पिन टाइप इंसुलेटर, सस्पेंशन इंसुलेटर दोनों यूज होता है हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में। यानी इसका आंसर कौन हो जाएगा, सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेटर यूज्ड इन गे केबल। गे केबल सपोर्ट के लिए होता है, देखे होंगे आप लोग पोल के एक एंड पे और एक एंड अर्थ से कनेक्ट किया हुआ रहता है, तो वो वाला जो इंसुलेटर वहाँ पे यूज होता है, वहाँ पे कौन सा यूज होता है वही पूछ रहा है। तो ई इंसुलेटर या अस्टे इंसुलेटर उसको बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइज ऑफ कंडक्टर यूज इन पावर केबल डिपेंड अपॉन। देखिए हमने कल बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि कंडक्टर का जो इंसुलेशन लेवल होता है वो किस पे डिपेंड करता है, तो वो वोल्टेज पे डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि साइज ऑफ कंडक्टर यूज्ड इन पावर केबल, साइज किस पे डिपेंड करता है, तो साइज डिपेंड करता है ऑफ करंट पे कि कितना करंट उसमें फ्लो करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंसुलेटिंग मटेरियल मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर पावर केबल इज। बोल रहा है कि इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा यूज होता है पावर केबल के लिए, तो इसका आंसर होगा बी, पेपर। अब बोल रहे हैं पेपर जो पढ़ते हैं वो वाला नहीं, वो पेपर नहीं होता है, स्पेशल पेपर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्युमिनियम कंडक्टर केबल कैन बी ज्वाइंड बाय। एल्युमिनियम कंडक्टर किसके द्वारा ज्वाइन किया जाता है, जोड़ा जाता है। अब कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा थर्मिट वेल्डिंग। थर्मिट वेल्डिंग ट्रैक को वेल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, ना कि एल्युमिनियम कंडक्टर को, तो इसका आंसर होगा कंप्रेशन। मेनली जो यूज होता है वो क्या होता है, कंप्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज्ड फॉर ज्वाइंटिंग द कॉपर कंडक्टर केबल एंड एल्युमिनियम कंडक्टर केबल। देखिए कॉपर के लिए और एल्युमिनियम के लिए, तो अभी भी हम लोग पढ़ें कि एल्युमिनियम के लिए कंप्रेशन होगा और कॉपर के लिए सोल्डरिंग होता है, हम लोग जानते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेथड यूज्ड फॉर लेइंग ऑफ अंडरग्राउंड केबल इज। यानी अंडरग्राउंड केबल को बिछाने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, तो देखिए इसके 3 मेथड है। पहला डायरेक्ट लेइंग, ड्रॉइंग सिस्टम और सॉलिड सिस्टम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब समझिए थोड़ा क्वेश्चन को। डायरेक्ट लेइंग में होता है कि केबल को डायरेक्टली ट्रेंच बना करके यानी गड्ढा खंद के और इंस्टॉल कर दिया जाता है। पहले बालू डाला जाता है गड्ढा में, फिर केबल रखा जाता है, फिर ऊपर से बालू डाल करके उसको इंस्टॉल कर दिया जाता है। ड्रॉइंग सिस्टम में होता है कि सबसे पहले एक पाइप को इंस्टॉल किया जाता है, पाइप इंस्टॉल किया जाता है और उसमें केबल को इंस्टॉलेशन किया जाता है, तब वो वाला सिस्टम कहलाता है ड्रॉइंग सिस्टम। सॉलिड सिस्टम में होता है कि सबसे पहले ट्रेंच बनाने के बाद नीचे फर्श बना जाता है, कंक्रीट का फर्श बनाने के बाद केबल इंस्टॉल किया जाता है, फिर ऊपर से बिटुमिनस कोयला का इंस्टॉलेशन होता है, तब ये वाला सिस्टम कहलाता है सॉलिड सिस्टम। तो सबसे सस्ता डायरेक्ट लेइंग होता है, उसके बाद ड्रॉ इन सिस्टम होता है और सबसे महंगा होता है सॉलिड सिस्टम, तो इसका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट आगे चलते हैं डायरेक्ट लेइंग मेथड ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज़ ड्रॉबैक ऑफ। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डायरेक्ट लेइंग का ड्रॉबैक क्या होगा, यानी घाटा क्या होगा, उसका डिसएडवांटेज क्या होगा, तो हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। देखिए एक बार गड्ढा को खोदे हैं और फिर उसको अगर मेंटेनेंस करना है तो हमको गड्ढा को फिर से बनाना पड़ेगा, तो वहाँ पे ये फेल कर जाता है, यानी ये उसका डिसएडवांटेज हुआ। लोकलाइजेशन ऑफ फॉल्ट डिफिकल्ट, फॉल्ट को डिटेक्ट करना भी डिफिकल्ट होता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉइंग सिस्टम ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज द ड्रॉबैक ऑफ। क्या है ड्रॉबैक ड्रॉइंग सिस्टम का, तो सबसे पहला ऑप्शन में चलते हैं हायर कॉस्ट, बी में है रिड्यूस्ड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द केबल, सी में है रिक्वायरमेंट ऑफ मच डीपर एंड वाइडर ट्रेंच, डी में है रिपेयर अल्टरनेशन और एडिशन डिफ़िकल्ट। देखिए हमने पहले ही बताया कि ड्रॉइंग सिस्टम में पहले पाइप इंस्टॉल करना पड़ता है और फिर उसमें केबल इंस्टॉलेशन होता है, तो पाइप इंस्टॉल करने के लिए ट्रेंच को ज़्यादा वाइड करना पड़ेगा, डीपर करना पड़ेगा, कॉस्ट ज़्यादा होता ही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉलिड सिस्टम ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल हैज द ड्रॉबैक ऑफ। देखिए यहाँ पे बोल रहा है सॉलिड सिस्टम का क्या ड्रॉबैक है, तो हमने पहले बताया था कि सबसे ज़्यादा महंगा होता है सॉलिड सिस्टम, तो मच हायर कॉस्ट ये हो गया। रिड्यूस्ड करंट कैपेसिटी ऑफ द केबल, सी में है टेकिंग मोर टाइम इन लेइंग एंड रिपेयर। हमने पहले बताया था कि पहले उसको कंक्रीट फर्श बनाते हैं, फिर बिटुमिनस कोयला डालते हैं, फिर केबल डालते हैं और फिर बिटुमिनस कोयला डालते हैं, तो इसका टाइम जो होता है वो ज़्यादा लगता है। नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन सॉइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई। देखिए ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट डी, समझिएगा बात को,
प्रोटेक्शन, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी, सारे के सारे में मैकेनिकल इंजरी को प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि वो पैक होता है, सेपरेट होता है, ऊपर से मिट्टी रखा जाता है इंस्टॉलेशन करने के बाद। तो ये वाला चांस जो लिखा हुआ है, नो प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल इंजरी एंड फ्रॉम इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन सॉइल, हमने बताया कि सॉलिड ड्रेन सिस्टम में पहले कंक्रीट, फिर केबल और फिर बिटुमिनस, तो ये इन्वायरमेंट के संपर्क में या सॉइल के संपर्क में आता ही नहीं है, तो सॉइल का कहाँ से इफेक्ट पड़ेगा, यानी ए बी सी आंसर होगा इसका सही, तो ई आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ लेइंग अंडरग्राउंड केबल्स एडॉप्टेड इन कंजस्टेड एरिया, बोल रहा है कि कौन सा सिस्टम कंजस्टेड एरिया में अडॉप्ट किया जाता है। वेयर एक्सकेवेशन इज एक्सपेंसिव एंड इनकन्वीनियंट, बोल रहा है कि महंगा भी होना चाहिए, एक्सकेवेशन महंगा होता है और इनकन्वीनियंट होता है। तो बताइए महंगा कौन होता है। अब बोल रहा है कि कंजस्टेड एरिया में, तो कंजस्टेड एरिया में तो सॉलिड लेइंग सिस्टम होगा नहीं, बोल रहा है महंगा होगा तो डायरेक्ट लेइंग होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए, यानी ड्रॉइंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अंडरग्राउंड केबल फ्रॉम द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग शुड बी, बोल रहा है कि बिल्डिंग का फाउंडेशन से कितना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट इन फास्ट कोस्ट, कोस्ट के अकॉर्डिंग सबसे सस्ता कौन होता है, तो रेडियल सिस्टम। रेडियल सिस्टम में होता है डायरेक्टली एक ही वायर के द्वारा, यानी एक ही सिस्टम के द्वारा ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। लेकिन रिंग मैन में होता है कि एक चक्कर बना लेता है, एक लूप बना लेता है, यानी एक राउंड बनाता है, एक रिंग बनाता है, तो इसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, इंटर कनेक्टेड का भी कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज मोर रिलायबल, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मोर रिलायबल है, ज़्यादा रिलायबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिंग मैन सिस्टम। रिंग मैन सिस्टम कॉस्ट के अकॉर्डिंग तो ज़्यादा होता है लेकिन रिलायबल होता है। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इरेक्शन ऑफ पोल, तो इसकी याद रख लीजिए, ऑप्शन इसका बी होगा, डेड मैन एंड डिरैक पोल मेथड फॉर इरेक्शन ऑफ पोल आर यूज रिस्पेक्टिवली फॉर लाइटर पोल एंड हैवियर पोल। देखिए ये पोल को सीधा करने का मेथड है, पहला है डेडमैन मेथड और दूसरा है डिरैक मेथड। तो डेडमैन मेथड होता है वो हल्का पोल के लिए, डायरेक्टली पोल को खड़ा कर दिया जाता है, और डिरैक मेथड है वो हैवियर पोल के लिए होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडल गार्ड आर प्रोवाइडेड ऑन द रोड क्रॉसिंग फॉर सेफ्टी ऑफ, बोल आप लोग देखे होंगे कि जहाँ पे हाई टेंशन या लो टेंशन वायर को रोड क्रॉस करता है तो वहाँ पे एक जाली जैसा उसके नीचे इंस्टॉल किया हो रहता है, ताकि वायर जब भी शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी फॉल्ट की वजह से गिरे तो वो उस पर टंग जाए। अब देखिए टंगने से एक और काम होता है, उस पर टंगने से वो जो वायर होता है प्रोटेक्शन के लिए वो अर्थ किया हो रहता है, तो अर्थ करने से करंट का वैल्यू डायरेक्टली इंक्रीज करता है, तो वो डायरेक्टली ट्रिप कर देगा सर्किट को। यानी जो क्रेडल गार्ड होता है तो जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो क्रेडल गार्ड किसके प्रोटेक्शन के लिए होता है, तो पावर लाइन के लिए प्रोटेक्शन के लिए। पावर लाइन तो ऑलरेडी टूट ही गया, तो बोल रहा है कि ह्यूमन बीइंग, एनिमल एंड मटेरियल मूविंग ऑन द रोड, तो बोल रहा है कि जो उसके नीचे होता है, यानी आदमी हो सकता है, जानवर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसका प्रोटेक्शन के लिए वो क्रेडल गार्ड यूज किया करते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शॉर्ट लेंथ ऑफ कंडक्टर यूज टू कनेक्ट द लाइन कंडक्टर ऑन वन साइड ऑफ टर्मिनल पोल टू द लाइन कंडक्टर ऑन अदर साइड ऑफ पोल इज नोन एज। देखिए आप लोग देखे होंगे कहीं कहीं पे कि दो पोल इंस्टॉल किया हो रहता है, यानी एक का कनेक्शन अदर साइड होता है और एक का एक साइड होता है, तो दोनों के बीच में जो जोड़ने का काम करता है कंडक्टर, उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जंपर, यानी आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट इज प्रीफर्ड ऑन द पावर लाइन विथ, बोल रहा है कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस पावर लाइन का किसके द्वारा मापा जाता है, तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने का मेगर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी के थ्रू मापा जाता है। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। अब अगले 50 क्वेश्चन अगले दिन, तब तक के लिए देखते रहिए दी शानदार। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।